राजस्थान में भजनलाल सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की परिकल्पना को साकार करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिस प्रकार से बजट में घोषणा की गई थी उसको अमलीजामा पहनाने की तैयारियां की जा रही है। एक साथ प्रदेश में निकाय चुनाव करवाने में सरकार जुट गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से केंद्र में एनडीए की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार और भाजपा का चाहे केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, तो यहां स्टेट की अगर बात करें तो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात की जा रही है और उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। निकाय के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है, पंचायतों में प्रशासक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जितेंद्र जी, एक अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। अभी आपने बताया कि इनके एजेंडे में कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप देखिए कि हमारा हिंदुस्तान विविधताओं में एक है। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की रीति रिवाजें दुनिया इसका लोहा मानती है। हमारे यहां अब आज बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, स्टेट में है, तो क्या मैं इनसे पूछना चाहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन आप लेके आ रहे हैं, फिर आप एक काम कर दीजिए कि सारे राज्यों को भी एक मिला दीजिए। हमारी जितनी भाषाएं हैं सारी भाषाओं को भी आप एक कर दीजिए। नगर निगम, नगर निकाय, पंचायत, सबको एक कर दीजिए। आप इस तरीके से तानाशाही तरीके से जो आप ये सब करने जो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तकलीफ है, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, 200 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज किया था, लेकिन वो आज नजर नहीं आ रहे हैं। आप उसी परिपाटी पे चले आ रहे हैं। आज भी आप उसी परिपाटी, हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, हर राज्य की सिचुएशन अलग होती है। लेकिन चुनाव तो 5 साल में होते हैं। लेकिन 5 साल में आप मनमर्जी करोगे क्या? आप नहीं, चुनाव करवा देंगे मनमर्जी क्या? इसमें तो केवल चुनाव एक साथ कराने की बात है। सरकारें अपने इंडिपेंडेंट काम करेगी, जिस प्रकार से काम करेगी वैसे काम करेगी। सर देखिए कि इनको मशीनरी का सदुपयोग करना कैसे आता है। आज ईवीएम पर जो सवाल निशान जो खड़े होते हैं, आज और भी बहुत सारी नेशनलाइज जो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव जी कितने बार बोल चुके हैं कि ईवीएम, तो आपका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम आपके हाथ में होगा। आप चाहोगे जो मर्जी से करोगे। ये बिल्कुल आप ये नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज ये चरितार्थ साबित होता है कि ईवीएम के लिए जो विपक्ष हमेशा हम लोग जो इस बात को कहते हैं कि ये निश्चित रूप से साबित होगा कि आपका पूरे सिस्टम को हैक करने की आप तैयारी में हो, आप विपक्ष को खत्म करने की पूरी तैयारी में हो, आप पूरे देश में आप काबिज होना चाहते हो, विपक्ष को पूर्ण रूप से आप खत्म करना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं कि इस देश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष रहे। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से जितेंद्र जी ने आरोप लगाए हैं कि पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करने की तैयारी है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्यों जिद पे अड़ी है बीजेपी वन स्टेट वन इलेक्शन के ऊपर? देखिए, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसके ऊपर पूरे विश्व को नाज है, और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो, हमारे चुनाव हो, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हो, उनके ऊपर विदेशों में भी रिसर्च हो रही कि आखिर इतनी मजबूत क्यों है। और उसका एक ही कारण कि हमारे यहाँ पे लोग राष्ट्र हित को प्रथम मानकर कार्य करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी अनुरूप कार्य कर रही है। कांग्रेस क्या समझना चाहती है क्या नहीं है उनका विषय है, लेकिन जो देश का बड़ा विषय है वह है कि जो बार बार चुनाव होते हैं उनके ऊपर एक बड़ा संसाधन लगता है, एक सरकारी मशीनरी लगती है, एक पूरा सिस्टम लगता है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होती है जिनमें बहुत बड़ा धन खर्च होता है, वो पब्लिक का होता है। तो उसको कैसे कम किया जाए, और जो बार बार जो आचार संहिताएं लगती है उनको कैसे कम किया जाए। तो यानी ऐसे अनेकों विषयों को समझकर ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह आह्वान किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन। और ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव में आ रही थी, तो हमने हमारे घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बनाते हैं तो राजस्थान में भी नेशन की तरह
भारत की तरह ही राजस्थान में भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा और हमने उसी वादे को पूर्ण करते हुए, क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया, जनता ने हमारी बात को समझा, तो हमारा भी दायित्व बनता कि हम हमारे जो वादे हमने किए जनता से उन्हें पूर्ण करें। उन्हीं दायित्वों को पूर्ण करते हुए जनता तो आपको समझ गई, जनता आपको समझ गई, आपको बहुमत भी दे दिया। इस बजट में हमने प्रावधान किया कि राजस्थान में भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा। आप समझिए 1952 से लेकर 1967 तक भारत में सभी लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1967 के बाद कांग्रेस ने करीबन 100 ऐसे राज्य थे जिनके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य किया और लोकतंत्र के ऊपर काला इतिहास उन्होंने रचा। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो 1967 तक एक ही चुनाव होते आ रहे थे वो खत्म हो गए। अब बार बार चुनाव में जाना पड़ रहा है, कभी कौन से प्रदेश में, कभी कौन से प्रदेश में। ठीक यही स्थिति राजस्थान में हुई जब 1994 में यहां पे राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन बना, और उससे पहले जब 74 और 75वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज को और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 1994 से लेकर 2019 तक राजस्थान में भी एक ही समय चुनाव होते थे, चाहे पंचायत राज के हों चाहे नगर निकाय के। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 1920 से ऐसे चुनाव करा दिए। हर साल ही चुनाव हो रहे थे हमारे यहाँ पे पंचायत राज के। आपने क्यों नहीं एक साथ कराए, आपने क्यों टुकड़े टुकड़े में कराए? क्योंकि इनकी सरकार होटलों में बंद थी, क्योंकि ये निर्णय ही नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये प्रदेश का हित ही नहीं देख रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ, राजस्थान में हर साल ही पंचायत राज के हो नगर निकाय के टुकड़े टुकड़े करके चुनाव करवाए गए। आप देखिए राजस्थान के ऊपर कितना भारी बोझ पड़ा है चुनाव के कारण। तो जब ये इतनी गड़बड़ियां कर रहे हैं तो उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए, राजस्थान को आर्थिक अनुशासन में लाने के लिए हम जो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, राजस्थान को समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो मेरे मित्र से यही निवेदन करूंगा, भाई एक अच्छा कार्य है, जनता भी चाहती है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो, उस पर साथ आइए। दिक्कत क्या आ रही है आपको? वही मैं कह रहा हूं आपको कि जनता ने आपको समझ लिया, आपके घोषणा पत्र पर भरोसा किया, आपको मैंडेट दिया है, लेकिन आप विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? विपक्ष क्यों इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के हमेशा मुखर है कि ये लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है? क्यों विपक्ष को इस बात से डर लग रहा है? 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो या 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात हो, जहां भी देखें, केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, वहां पर विपक्ष हमेशा इस मुद्दे पर हमलावर रहा है। किस बात का डर विपक्ष को लग रहा है? इस बात को क्यों नहीं क्लैरिफाई किया जाता है? देखिए आशीष जी, पहली बात तो विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को विपक्ष विहीन बनाना चाहती है। अरे भैया मेरे मित्र, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो जनता कर रही है। जनता ने आपको पहले राजस्थान में ऐसा हुआ 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 173 सीटें दी, कांग्रेस विपक्षहीन हो गई क्योंकि उसके पास नेता बनाने लायक सीटें नहीं थी, सदन का नेता बनाने लायक सीटें नहीं थी। वही स्थिति गुजरात में हुई अभी चुनाव में, वही स्थिति अभी महाराष्ट्र में हुई। कांग्रेस कहीं भी अपना नेता बनाने की स्थिति में नहीं है, और लोकसभा चुनाव में भी 2013 हो 2018 उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो यह स्थिति तो कांग्रेस को समझनी चाहिए कि जनता उन्हें बार बार क्यों नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता ही नकार रही है कि वो उन्हें विपक्ष में बैठाने लायक ही नहीं समझती है, और ये कहते हैं विपक्ष का गला घोटने का कार्य कर। भाई आप जनता के लिए कार्य कीजिए। और मैं देखिए कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से बड़ा उठकर एक देश हित का और राज्य हित का कार्य है, इसमें इन्हें आना चाहिए, साथ में आना चाहिए कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, हम साथ में आते हैं। जैसे कि भारतीय जब ये व्यवस्था हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जब भारत में सवा केंद्र सरकार के द्वारा यह आह्वान हुआ, एक संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई, माननीय पूर्व उप राष्ट्रपति जी कोविंद जी के नेतृत्व में आयोग ने कार्य किया। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें जो सदस्य थे उसमें कांग्रेस के नेता भी थे, अधीर रंजन चौधरी जी भी थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और वो काम कर रहा है। तो राजस्थान में भी उसी अनुसार विधि आयोग से परामर्श लिए गए हैं, एक टीम उस पर कार्य कर रही है और इनके नेता भी उसमें शामिल होंगे। थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और मैं समझता हूं कि जब ऐसे विषय आते हैं जो राष्ट्र हित के या राज्य हित के हों, तो उनमें कांग्रेस को साथ आकर करना चाहिए कि हाँ कीजिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन कीजिए, जिससे यहाँ के संसाधन बचे, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सही हो, जो पैसे का दुरुपयोग होता है वो रुके, और जो एक बड़ा सिस्टम लगता है जिसमें सरकारी शिक्षक भी लगते हैं, दूसरी सरकारी मशीनरियां भी लगती है, उनको काम करने का मौका मिला। एक बार चुनाव हो जाएंगे, आचार संहिता कम से कम राजस्थान में रहेगी, जनता की जो समस्याएं वो बार बार नहीं होंगी और जनता को भी काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी, इतने सारे बेनिफिट वीरेंद्र जी बता रहे हैं, पैसा कम लगेगा, मशीनरी जो है उसका बार बार जो इस्तेमाल करना पड़ता है वो कम होगा, शिक्षकों की ड्यूटियां बार बार लगती है, एक बार ड्यूटी लग जाएगी, एक बार चुनाव हो जाएंगे, 5 साल का किस्सा खत्म, पूरे 5 साल सिर्फ विकास की बातें की जाएगी। हर एक साल में कहीं पे निकाय चुनाव हो रहे हैं, कहीं पे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है उसको
ब्रेक लगाने के लिए, चुनावी माहौल में पूरा प्रदेश बिजी रहता है, उसको दूर करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। क्यों नहीं कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही है? जितेंद्र जी। आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कि क्या आपने कहा कि घोषणा पत्र में ये था, घोषणा पत्र में तो और भी बहुत सारी सैकड़ों आपके घोषणाएं थी। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस वन नेशन वन इलेक्शन। आज क्या आप आम जनता के बीच में आपने चर्चा करी? क्या लोगों से इस बारे में डिबेट करी? लोगों के आप बीच में गए, लेकिन बीजेपी को बहुत अच्छे से, बीजेपी इस मामले में माहिर है कि किस तरीके से हम इसकी आड़ में रह के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे। इससे पहले भी काफी आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव में देखने को मिला, और भी न जाने कितने जगह ईवीएम मशीनें हैक हुई। तो इनका इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सेम ये अंग्रेजों की परिपाटी में चल रही, किस तरीके से पूरे सिस्टम को कब्जे में लिया जाए, किस तरीके से हमें इस सिस्टम का पूरा फायदा लिया जाए, किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जाए। कैसे दुरुपयोग, कैसे एक बार थोड़ा समझाने का प्रयास करें, सिस्टम को कैसे कब्जे में लेने का प्रयास। आप देखिए, आज केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, स्टेट में बीजेपी की सत्ता है। जब इनकी सत्ता केंद्र में, स्टेट में जब बीजेपी की सत्ता है, तो पूरा जो प्रशासक जो लगा हुआ है, पूरी जो मशीनरी जो लगी हुई है, वो इनके द्वारा चयनित की हुई मशीनरी लगी हुई है। पूरा प्रशासन इनके द्वारा लगा हुआ है। लेकिन कर्नाटक में चुनाव होंगे, कर्नाटक में चुनाव होंगे तो अगर एक साथ चुनाव होंगे, हिमाचल में चुनाव होंगे तो एक साथ चुनाव होंगे, तो वहां की मशीनरी कांग्रेस की काम करेगी, उसमें क्या तकलीफ है? सर मैक्सिमम जगह आज ये लोग सत्ता में हैं। इनको आज ईवीएम कर्नाटक की हम बात करेंगे तो ईवीएम कर्नाटक से नहीं जा रही है, वो पूरा एक सिस्टम के तहत वो मशीनें जहां से निकल के जाएंगी, पूरा इनका एक मैन पावर, एक अलग सेंटर है वहां। किस तरीके से इनका उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, कैसा इनका सिस्टम होता है। प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश में 5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, क्या 5 साल में नहीं करने की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन 5 साल सरकार रहेगी। अगर एक साथ करा लो या आप टुकड़ों टुकड़ों में करा लो, बार बार करवा लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो आपने तर्क दिया अभी कि यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है, पूरी मशीनरी की दुरुपयोग किया जा सकता है, ये आशंका आपने व्यक्त की है। मैंने कहा कि बिल्कुल फर्क क्या पड़ने वाला, इनको मशीनरी का दुरुपयोग करना बहुत अच्छे से आता है। आज की स्थिति, आज प्रदेश में अभी उपचुनाव देखने को मिले आप, जिस तरीके से इनके प्रशासनिक अधिकारियों ने वह गुंडई का रूप जो दिया, तो सेम ये भी परिपाटी उसी पे रहेगी। ये चाहेंगे जो करेंगे, ये चाहेंगे जो करेंगे वीरेंद्र जी। लेकिन आज इन्होंने जो घोषणाएं करी थी, आज बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आप उन घोषणाओं को पूरा करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी साथ देगी ना, आप काम करें, अच्छा काम करें। जो सरकार, जो कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं लेके आई, जो घोषणाएं करी, आप जो हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो बात थी, आप उससे 21 करने का काम करें ना, करो ना, कौन मना कर रहा है आपसे? ठीक है वीरेंद्र जी। मेरे मित्र जितेंद्र जी, एक अगर सार्थक बहस आप देखें तो आप इस मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ इतना है वन स्टेट वन इलेक्शन का। और ये क्यों किया, आशीष जी का जवाब भी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझिए इस विषय को। सिर्फ इतना सा आप बार बार कह रहे हैं दुरुपयोग दुरुपयोग। मेरे मित्र, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारे द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासनिक कर्मचारियों को भी नहीं हटा पा रही। अरे भैया, वो प्रशासनिक कर्मचारी आपके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नहीं है, वो जनता के हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी है, किसी पार्टी के नहीं है। तो आप ये जो बार बार कहते हैं दुरुपयोग दुरुपयोग, ये सब जनता समझ चुकी है इन विषयों को। आप कितना वर्ग लाएंगे? आप देखिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात को तसल्ली से सुना है। जितेंद्र जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। मैंने आपकी बात को तसल्ली से सुना है और जनता ने भी सुना है, समझा भी है, आपको विपक्ष में भी बैठा दिया है। उपचुनाव हो गए हैं, उपचुनाव में भी आपकी बुरी तरह हार हुई है, जनता ने आपको नकार दिया, जमानत भी जब्त हो गई, और अब आप उसका ठीकरा फोड़ रहे जनता के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन पर, सरकार पर। यह सही विषय नहीं है। आप छोटा सा विषय स्वीकार कर लीजिए कि हमारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो कार्य कर रही है उसमें हम आपके साथ। जनता का जो जनादेश प्राप्त हुआ है, मान रहे ना, मान कर रहे हैं। आप तो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे, ईवीएम का आरोप लगा रहे, मान नहीं रहे मेरे मित्र। बिल्कुल आप मानिए उस विषय को कि आप पूरी तरह हार चुके हैं, आप मास्टर हो चुके हो। आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से हमें प्रशासनिक मशीन का दुरुपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की जो आशंका है वो जताई जा रही है विपक्ष की ओर से। वीरेंद्र जी,
देखिए, जब भी कांग्रेस की हार होती है वो चुनाव आयोग, ईवीएम, सरकारी मशीनरी पे आरोप लगाते हैं और जो तथ्यहीन हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन्हें बुलाया था कि भैया आके सिद्ध कर दीजिए ईवीएम में कैसे गड़बड़ होती है, तब इनका कोई भी प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, वो भी फैल हो गई कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तो ये ईवीएम विषय- तो अगर ये अलग विषय अलग जनता चुनाव समझ कराए चुकी जाएंगे, है। वीरेंद्र जी, अगर अलग अलग चुनाव कराए जाएंगे तो भी ईवीएम आ जाएगी, उसमें फर्क क्या पड़ेगा? ये तो कांग्रेस वन को समझना- स्टेट वन देखिए, इलेक्शन की जो परिकल्पना है, आशीष जी, ये सिर्फ एक छोटा सा विषय है जिससे जनता भी समझ चुकी है। और आप समझिए क्या है कि कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को अपने आलाकमान को बताना पड़ता है कि भैया हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं तो आलाकमान बड़ा विचलित हो रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस क्यों सिमटती जा रही है। तो उन्हें क्या लगता है कि अगर बराबर चुनाव होते रहे, हर साल चुनाव होते रहे, चाहे पंचायत राज के हों चाहे निकाय के हों, तो हम आलाकमान को बोल देंगे अभी थोड़ा राजस्थान पे निर्णय मत कीजिए क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहे। जबकि आलाकमान चाहता है कि यहाँ के नेतृत्व को हटाया जाए, कोई नया नेता लाया जाए, सेकेंड लीडरशिप यहाँ की जाए। लेकिन ये यहाँ के नेता नहीं चाह रहे। अगर नेता इसीलिए नहीं चाह रहे, इसीलिए चुनाव नहीं से वो करवाना चाह रहे हैं बार बार चुनाव, जिससे उन्हें ये कहने का मौका मिल जाए कि अभी राजस्थान में चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव, हम बिजी हैं, थोड़ा बाद में निर्णय करना। तो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है, जबकि पूरे देश को, पूरे राज्य की जनता को पता है कि ये राज्य हित का फैसला है और इसमें जनता भी हमारे जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। अभी हमारे मित्र, अभी आपने बताया कि आप देखिए कि कांग्रेस की, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से ज्यादा जानकारी तो आपको है आलाकमान क्या सोचता है और आलाकमान की पार्टी संगठन के प्रति। आपके आलाकमान ने कामराज 2 प्लान के बारे में बताया, हमने तो बताया नहीं। सर ऐसा है, आपका जो रिमोट जो सिस्टम है ना, आपका रिमोट, आपकी जो सरकार है वो एक रिमोट से चलती है और एक रिमोट से जो आदेश पारित होता है वो आपको मानना पड़ता है। हमारे यहाँ आपने कहा कि 65 साल राज किया है कांग्रेस ने, 65 साल जनता के जनादेश से राज किया साहब। जनता ने चुन के भेजा है, तो भारतीय जनता ने चुन के भेजा है, तब राज किया है। लेकिन आज की इस हाई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, हमने दुरुपयोग नहीं किया था। हमने आपकी तरह प्राइवेट एजेंसियों को प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि बैलेट की जगह ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। राजीव गांधी जी तो कंप्यूटर के निर्माता थे, कंप्यूटर को देश में लाने वाले थे। बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी शायद दूर कर दी है जनता ने। आपको अभी तक पता ही नहीं कंप्यूटर के निर्माता कौन थे। यानी राहुल गांधी की तरह आप आलू से सोना बना सकते हैं, आप स्वीकार नहीं करते। जब निर्माता किसी को भी कह सकते हैं, जलेबी का निर्माण आप फैक्ट्रियों में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब विकट हालातों से गुजर रहा था उस समय ना संसाधन हुआ करते थे, उस समय विकट परिस्थितियों में देश को संभालने का काम कांग्रेस ने किया। लोगों को कैसे देश हित में काम किए जाए, लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचे, तो कैसे काम नहीं, देश को लूटने का काम करते तो 65 साल जनादेश हमें नहीं मिलता। जीप घोटाले से लेकर हवा का घोटाला भी कांग्रेस ने किया, उसमें बहुत महारत हासिल थी। आपने 70 साल में देश को गड्ढे में डालने के अलावा कुछ नहीं किया। घोटाले करें कि आप सोच नहीं सकते। आप एक तो बताइए, एक आप देखिए, आप एक तो बताइए। अरे कितने घोटाले हैं, आप एक तो बताइए, कितने अनगिनत घोटाले एक का नाम तो बताइए। मैंने तो आपका बता दिया, जीप घोटाला आपका प्रथम घोटाला था, घोटाले हैं कि जीप घोटाला आपका प्रथम घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला। आप एक नाम तो बताइए मेरे मित्र, ऐसे नहीं चलेगा। किसी को बोलना, झूठ बोलना, फरेब ये नहीं चलेगा। नाम बताइए, एक नाम बताइए, बताइए कब बताइए। आप जो वन आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इस मुद्दे को जो आप लाना चाहते हो, जनता आज तराई कर रही है रोजगार को लेके, उसको भटकाना चाहते हो कि जनता का माइंड डाइवर्ट हो जाए, जनता मुद्दे से भटक जाए, इसलिए आप इसको बीच में लेके आओ। आज विपक्ष मांग कर रहा है, आज विपक्ष मांग कर रहा है जनसंख्या जनगणना के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं? आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की 79 हार हो चुकी है, 79 हार। अरे राष्ट्रीय नेतृत्व की हार नहीं हुई है, बार बार प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, अंग्रेजों की पॉलिसी है, अंग्रेजी की, तो शर्म कर लीजिए, अंग्रेजों की पॉलिसी पे चल रहे जनता आपको निकाल फेंकेगी आने वाले समय में। आपको जनता देख रही है, आपके कर्म कांडों को क्या पॉलिसी सिमिलर नजर आ रही है? जितेंद्र जी, कौन सी पॉलिसी सिमिलर नजर आ रही है जो अंग्रेजों की मिलान खा रही है बीजेपी से? अरे सर, इनको जो अच्छा लग रहा है जनता से पूछ के नहीं, इनको जो अच्छा लग रहा है जनता में थोपने का काम बीजेपी कर रही है। तो क्या कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता वो काम भी कर देती है जनता के लिए? ऐसा है, ऐसा नहीं है।
कि आज जो कांग्रेस पार्टी ठीक है, ये तो जनता का जनादेश है, जो दिया हमें नहीं, स्वीकार है, इसमें कोई तकलीफ काम नहीं। तो आप भी अगर जनता के लिए करेंगे तो पहले खुद को सेटिस्फाई होगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ वाकई में काम जोरदार है, जबरदस्त है, तभी तो आप जनता के बीच लेके जाओगे उस काम को, तभी तो योजनाओं का प्रचार प्रसार कर पाओगे। हम अगर जनता की राय मसूरी करने के बाद, ये जनता नेताओं, यहाँ बीजेपी के नेताओं से भी राय मसूरी नहीं करी जाती है, जनता ने, इनको तो स्वीकार करना पड़ता है। ऊपर से जो पर्ची आती है, पर्ची के आदेश की पालना इनको करनी पड़ती है। नहीं, फिर सरकार की जरूरत क्या है? अगर जनता से हर काम पूछ के करना हो तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, क्यों नहीं पूछा जाएगा? आपको बहस करनी चाहिए, जनता के बीच में मुद्दे लेके जाने चाहिए, प्रतिनिधि तो है, बहस नहीं करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि उनका नाम क्या है? अब तक आपने कितने विषयों पर वीरेंद्र जी, जनप्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? जनप्रतिनिधि का मतलब यही कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग आ गए हैं, वो जनता की तरफ से वहां वकालत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो जो बात रखेंगे वो जनता ही तो रख रही है। जनप्रतिनिधियों की सुन कहां रहे हैं? विपक्ष को आप मान नहीं रहे, अपने जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहे, विपक्ष को तो आप विपक्ष में रखना चाहते ही नहीं है। जनता ने लोकसभा में जब विपक्ष कोई मुद्दा रखता है तो आप उनको डिबेट तक नहीं करने देते हो। आप अपने चुने हुए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को आज पूछिए, इनसे ऑफ रूट इनसे पूछिए, क्या उनकी सारी बातें मानी जा रही है? क्या उनकी राय अभी आप कह रहे थे हमारे दल में क्या हो रहा है उसके बारे में वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, आप इनके दल में क्या हो रहा है उसके बारे में आप बोल रहे हैं। मेरे मित्र जितेंद्र जी को यह पता नहीं है कि जब एक आयोग गठित किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जिसमें इनकी पार्टी के भी सदस्य थे, तब भी जनता की राय ली गई थी और एक पब्लिक नोटिस आया था, उसके माध्यम से जनता की राय ली गई थी और जनता के बहुत से सुझाव उसमें मिले। तो मेरे मित्र, पहले कहने से पहले सोचना चाहिए कि इतिहास में क्या क्या हुआ, और उस आयोग ने उसी आधार पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी है और उसी अनुरूप कार्य हो रहा है। और राजस्थान में भी इसी प्रकार का कार्य हो रहा है, पहले विधि विभाग से परामर्श लिया गया है और उसी हिसाब से एक आयोग गठित होगा, वो अपने सुझाव देगा, जनता से भी राय होगी। और यही नहीं, आपके जो विधायक हैं उसमें सदन में, उनसे भी बहस होगी, उसके बाद ही कार्य होते हैं। तो ऐसे नहीं होते कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया ये निर्णय हो गया, ऐसा नहीं होता। ये राजस्थान का लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, यहाँ वही कार्य होगा जो जनता के हितों में होगा, नहीं तो जनता आपकी तरह नकार देगी। जनता ने जैसे आपको नकार दिया ना विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में, वैसा नकार देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वही कार्य करती है जो वादे हमने अपने घोषणा पत्र में किए और वही वादे हमने पूर्ण किए। और आप देखिए, हमने कहा था घोषणा पत्र में कि हम राजस्थान में नीतियों के निर्माण में कार्य करेंगे। हमने बजट में कहा 15 पॉलिसियों के ऊपर कार्य करेंगे। 15 पॉलिसियों में 9 पॉलिसियों की घोषणा आज कर दी है हमने, पॉलिसियां बना के दे दी है जनता को कि 9 पॉलिसियों के माध्यम से राजस्थान की समृद्धि को हम आगे बढ़ेंगे। हमने वही किया और जो वादा हमने किया कि वन स्टेट वन इलेक्शन, और वो भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि जनता चाहती है, जनता चाहती है उनके ज्यादा से ज्यादा काम हो, जनता चाहती है उनके कम से कम पैसा चुनाव में खर्च हो, और जनता चाहती है उनके प्रतिनिधि उनके अनुरूप कार्य करे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है और करके दिखाएगी। ठीक है जितेंद्र जी, आपने कहा घोषणा, बार बार आप घोषणा की नहीं, घोषणा करने में आप मास्टर हैं। घोषणा को आप थे मास्टर, तो मास्टर तो आप थे। आपने आजादी के बाद क्या कहा? आपने कहा गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी सिर्फ गांधी परिवार की हटी, जनता की नहीं हटी है। सत्ता में आप, जनता ने आपको चुन के भेजा है। अरे मेरे मित्र, आप ये बताएंगे ये जनता की गरीबी आप क्यों नहीं हटा पाए थे? जनता के हित के लिए काम कीजिए, योजनाओं को बंद करने का काम ना करें, योजनाओं को नई योजनाएं लेके आए, जनता के बीच में लेके आए। आज चलो आपने स्वीकार किया नई योजना कर रही है, आप काम करें, नई योजना भटकाने का काम ना करें, भटकाने का काम नहीं करें। आप गरीबों के लिए, आप बेरोजगारों के लिए आप काम करें भैया। आए दिन योजनाओं को ऐड करने का काम नहीं करें, आप योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने का काम करें। विपक्ष की भूमिका आपको इसलिए चुन के भेजा है जनता ने, आपको भेजा है चुन के, सही से निभाइए। आप विपक्ष की विरोध के नाम पे विरोध मत कीजिए। विपक्ष की भूमिका हम सही निभा रहे हैं, लेकिन आपको जनता ने जिन आशाओं के अनुरूप आपको चुन के भेजा है, उन पर खरा उतरने की कोशिश करें। आप ये बता दीजिए, इतना छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि वन स्टेट वन इलेक्शन में जब जनता के पैसे की बचत हो रही है, जनता के समय की बचत हो रही है, तो आप क्यों नहीं साथ आ रहे हैं इसमें? जनता आपके साथ है क्या? जनता साथ ही है। आपने मर्जी से कह दिया, मर्जी से क्यों कह दिया? आप लाओ ना एक बार जनता के बीच में, जनता के बीच तो आ चुका। जनता अगर इसको नहीं चाहती तो जनता जितेंद्र जी, सदन के पटल पर लाया जाएगा, सदन के पटल पर लाया गया, बजट में घोषणा की गई है, जनता के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में इसको रखा गया है। अंत में चलते चलते 30-30 सेकंड में मैं आपसे चाहूंगा जितेंद्र जी,
बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। जिस प्रकार से शुरू से कहा गया था कि वन स्टेट वन इलेक्शन की परिकल्पना है बीजेपी को और उसे साकार करने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, ऐसे में अब विपक्ष का क्या स्टैंड होगा? 30 सेकंड। विपक्ष के नाते हम चाहते हैं कि सरकार में रहते हुए हर वो काम करे जो जनता के लिए जन उपयोगी है, हम उसका समर्थन करेंगे। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर क्या वन करेंगे? स्टेट वन इलेक्शन में एक बार रायशुमारी हो पब्लिक के बीच में, जनता का जो निकल के आएगा, जनता के जो व्यूज निकल के आएंगे, विपक्ष अपनी भूमिका अदा करेगा। आप बाकी और जो योजनाएं आप उन पे भी क्रियान्वयन करें, आपका जो घोषणा पत्र में बाकी उन पे भी आप काम करें, अच्छा काम करें। वीरेंद्र जी 30 सेकंड में, वीरेंद्र जी 30 सेकंड में। धन्यवाद मेरे मित्र को। हमने जो वादे किए थे उन्हें पूर्ण करेंगे, जो घोषणाएं की उन्हें पूर्ण करेंगे। और मैं तो एक ही आपसे वापस से यही कहूंगा कि वन स्टेट वन इलेक्शन इस राज्य के हित में है, जनता के हित में। आप हमारे साथ आइए, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाइए, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए एक मिलकर कार्य कीजिए। इससे अच्छा अंत में चलते चलते वीरेंद्र जी आपसे एक सवाल और है। जयपुर, कोटा, जोधपुर दो नगर निगम कर दिए गए थे, वहां पर एक मेयर की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो भी होगा जनता के हित में निर्णय होगा, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।